हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का रेवा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी। जैसा कि आप सबको विदित है, अभी ये क्लासेस आपको ये सभी क्लासेस अभी आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल रही है। जिन बच्चों ने ऐप में परचेजेस कर लिया है उनको ये क्लासेस ऐप में भी प्रोवाइड की जा रही है और ऐप में एमसीक्यू भी लगवाए जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने भी नहीं परचेस किया है वो बच्चे जल्द से जल्द क्लासेस को परचेस कर लें। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि रेवा इंस्टीट्यूट है ना, माँ नर्मदा जबलपुर के नाम से प्रेरित यह हमारा इंस्टीट्यूट है, रेवा इंस्टीट्यूट है ना। आप ऑनलाइन कोर्स खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ लिंक दी हुई है कोर्स की लिंक पे टच करिए, आप ऐप को इंस्टॉल करिए, रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल करिए और रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप के माध्यम से आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं, है ना। आज का बहुत अच्छा एक कमेंट आया हुआ था मेरे व्हाट्सएप पे। एक बेहतरीन छात्र ने कमेंट किया कि सर, जिस प्रकार ऑफलाइन मोड में क्लास में पढ़ाते हैं और उसमें इतिहास को बहुत अच्छा एकदम रोचक तरीके से हंसा हंसा के पढ़ाते हैं और चीज़ों को याद करा देते हैं, तो ऑनलाइन मोड में भी क्या कुछ ऐसा व्यवस्था है कि आप सेम उसी तरीके से मनोरंजन करते हुए पढ़ाएं। तो उस छात्र के लिए मेरा मैसेज ये है कि देखिए, जैसे अभी आप हाल ही में कौन सीजन चल रहा है, आईपीएल का सीजन चल रहा है बेटा। तो आईपीएल के सीजन पे आप देखते हो, जैसे आप 2-4 घंटे का जो भी आईपीएल का सीजन चलता है, तो इन 4 घंटों पे आप जब टीवी को ऑन करके बैठते हो आईपीएल के सामने, तो जब तक पहली टीम पूरी बैटिंग नहीं कर लेती तब तक आप देखते हो। तो कैसे देख लेते हो? आपके अंदर एक अदम्य इच्छा शक्ति है जिसके माध्यम से आप ये चीज़ें देख लेते हो, है ना। अनुशासन है आपके अंदर, इच्छा शक्ति है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है जिसके माध्यम से आप देख लेते हैं। तो क्लासेस को एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। जहाँ जैसा मनोरंजन की आवश्यकता पड़ेगी मैं बताऊँगा भी आपको, है ना। लेकिन इस सफ़र को आसान बनाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, बढ़िया जुड़ना पड़ेगा, डेली क्लासेस लेना पड़ेगा, उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए, जैसे एक लाइन में जो आपने छात्रों को हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलकर क्लासेस को शुरू करता हूँ कि यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाती हो आसमां, कहती है भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो जिस प्रकार एक छोटी चिड़िया का संघर्ष है, उससे आप लोग सीखकर अपने जीवन में संघर्ष को उतारिए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। चलिए, तो कल की क्लासेस मुझे याद था कि मैं पुराणों तक पढ़ा चुका था, तो एक दो क्वेश्चन मैं आपसे ले लेता हूं कि बताइए मौर्य वंश का संबंध किस पुराण से है। आपके ऑप्शन हैं विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या वायु पुराण। तो इसका आंसर है विष्णु पुराण, है ना। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता जाऊंगा। जैसे सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, कल पुराणों तक हो गया था, ठीक है। चलिए, तो आज दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, पुराणों के आगे चलेंगे तो अपना आएगा ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ के माध्यम से किस प्रकार से इतिहास की जानकारी मिलेंगी। आज हमारी दूसरी क्लास है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाके लिंक को क्लिक करके रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमारे क्लासेस को परचेस करें, जिससे स्टूडियो में आपको बेहतरीन आपसे लाइव हम बातें कर सकें, ढेर सारे एमसीक्यू आपको लगवा सकें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकें। तो अब चलिए ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है ब्राह्मण ग्रंथ, तो इस ब्राह्मण ग्रंथ से किस प्रकार से इतिहास की जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो अब देखना है कि ब्राह्मण ग्रंथ से कैसे इतिहास की जानकारियां प्राप्त होंगी। तो ब्राह्मण ग्रंथ के माध्यम से तो क्या होता था कि जो यज्ञ और कर्म कांडों के विधान होते थे उनको कहाँ बताया गया, उनको बता दिया गया ब्राह्मण ग्रंथ के माध्यम से। जैसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों की हम बात करते हैं, तो जैसे आपका जो वेद होंगे, जैसे ऋग्वेद हो गया, कौन सा वेद हो गया, ऋग्वेद हो गया। तो ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है इतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, इतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, या इसे या कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। सांख्यायन को ही कौशितकी कहा जाता है, यानी एक ऐतरेय हो गया और एक आपका कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। यानी ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ऐतरेय और कौशितकी। इसी प्रकार से जब आप यजुर्वेद को पढ़ेंगे तो यजुर्वेद में क्या है कि यजुर्वेद की आपको दो शाखाएं पढ़ने को मिलेगी, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद को हम दो भागों में, दो शाखाओं में बांट के रखे हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद की का ब्राह्मण ग्रंथ है उसको कहते हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ध्यान रखिएगा, ये वही शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। किस एक ब्राह्मण ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसी प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है
तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामवेद, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है पंचविश, है ना। ये तांड ब्राह्मण, ठीक है, जैमिनी ब्राह्मण है, ये तो एक दो आप याद कर लेंगे, है ना। वंश ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। इसी प्रकार अथर्ववेद का क्या है, गोपथ। अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो ये आपको आई होप याद हो जाएगा। नहीं याद होगा तब भी मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ अभी हाल ही में, कि आपको अपने कॉपी में एक ट्रिक नोट डाउन कर लेनी है। जैसे आपने लिखा SAR, क्या लिखा आपने, SAR, एस फॉर सामवेद। इसके नीचे मैं लिख देता हूं GSDA, और लिख देता हूं PGST, साथ में रहेगा, और ए के लास्ट में क्या रहेगा, साथ में रहेगा। तो ये मैं क्या क्या आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो वेद हैं उन वेदों का मैं आपको उपवेद भी यही बता दे रहा हूं, है ना। ट्रिक के माध्यम से आप इस ट्रिक को जरूर नोट कर लीजिए। क्या लिखेंगे ट्रिक में, आप लिखेंगे SAR, यानी आप इसको शायर बोल सकते हैं, ठीक है। और आप नीचे लिख दीजिए GSDA, फिर लिखे P और फिर G, फिर ST साथ में और A के साथ में। तो वेद के बाद आपको जो ये नीचे वाली ट्रिक है GSDA, जो सामवेद हो गया। तो सामवेद का उपवेद क्या है, इसका G से स्टार्ट है, यानी इसका नाम है गंधर्व वेद। कौन सा वेद, गंधर्व वेद। फिर इसी प्रकार से जो आपका अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद का कौन सा उपवेद है, तो अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। यजुर्वेद का कौन सा उपवेद है, धनुर्वेद। और ऋग्वेद का कौन सा उपवेद है, ऋग्वेद का है आयुर्वेद। इसी प्रकार से सामवेद का ब्राह्मण है पंचविश, यह भी देखा आपने। सामवेद कौन सा, ये पंचविश लिखा हुआ है सेम ट्रिक के माध्यम से। अथर्ववेद कौन सा है, अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये सबसे लास्ट में लिखा है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ट्रिक के माध्यम से। फिर यजुर्वेद का कौन है, ST का मतलब है शतपथ और तैतरेय, शतपथ और तैतरेय। इसी प्रकार से ऋग्वेद कौन सा है, ऐतरेय और कौशितकी, एक से मतलब ऐतरेय और कौशितकी। वीडियो को स्टॉप करिए, 2 बार सुनिए, और इस ट्रिक के माध्यम से आप उनका वेद, वेदों का उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ, ये 3 चीजों को नोट कर लीजिए। यहां से हर बार क्वेश्चन आता है वेद, उपवेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ को। इसको तो नोट ही कर लेना है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि शतपथ ब्राह्मण ही है जिसमें कहा है कि पुरुष के मुख्यतः 3 प्रकार के दोष होते हैं। पुरुषों में 3 प्रकार के दोषों को बता रहा है। जैसे बता रहा है कि पुरुषों में जुआ का दोष, पहला क्या होता है, पुरुषों में जो लत होती है जुए की लत। दूसरा इसने बताया है शराब की लत, क्या बताया है, शराब की लत। नंबर दूसरा दोष है शतपथ ब्राह्मण ही कहता है पुरुषों का तीसरा दोष है स्त्री, यानी जो मोह माया में वशीभूत हो जाते हैं। तो पुरुषों के 3 प्रकार के दोषों को बताया गया है कि पुरुष के मुख्य रूप से 3 दोष होते हैं, जुआ, शराब और स्त्री। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही उल्लेख किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अन्य वैदिक साहित्य के माध्यम से इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कुछ अन्य वैदिक साहित्यों में, जैसे जो अपना पहला वैदिक साहित्य में बात करेंगे वो है अपनी मैत्रेयायनी संहिता। मैत्रेयायनी संहिता है दोस्तों, इसमें कहा गया है मैत्रेयायनी संहिता में ही कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई गई है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सी संहिता है जिसमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी स्थिति को बताई गई है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूं कि बताइए वह कौन सा वेद है जिसने कन्या जन्म की निंदा की है ना। आप सोच पा रहे होंगे, बिल्कुल अथर्ववेद। कौन सा वेद है, अथर्ववेद, है ना। यही जो भी मैं आपको बताया कि जुआ, शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, यानी पुरुष में 3 प्रकार के दोषों को बताया गया है। चलिए अगला जो है मनुस्मृति। कौन सी स्मृति, मनुस्मृति। देखिए मनुस्मृति क्या है, पहली बात तो यह सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, शुंग काल का ग्रंथ भी है। यह मनुस्मृति वही है जो आपको पूरा समाज के बारे में बताती है, समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से समाज में व्यवस्थाएं चलती हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए, इन सब की बारे में जानकारी हमें मनुस्मृति मिली, है ना। अगर मैं बात करूं कि स्मृतियों में सबसे जो प्राचीन या प्रमाणिक स्मृति है उसी का नाम है दोस्तों मनुस्मृति। क्या नाम है, मनुस्मृति। जबकि आपको नीचे लिखा है नारद स्मृति के माध्यम से गुप्त युग की जानकारी मिलती है। ये सभी हमें क्वेश्चन है, पूछ जाएगा कि गुप्त युग की जानकारी देने वाली स्मृति का नाम बताइए। तो आप क्या बताएंगे कि नारद स्मृति है जो गुप्त काल की जानकारी देती है, जबकि मनुस्मृति है जो आपको शुंग काल की जानकारी देती है, ठीक है।
तो ये वैदिक साहित्य में हमने 2-3 चीज़ों को देखा, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते हुए चलिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं बौद्ध साहित्य की तरफ। बौद्ध साहित्य की तरफ बढ़ते हैं तो बौद्ध साहित्य में जो पहला आपका है जातक कथा। बौद्ध साहित्य में कौन सा पहला जातक कथा है, ध्यान रखिए। जातक कथा में क्या है, जातक कथा में भगवान बुद्ध जो है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। ठीक है, जातक कथा में क्या है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी को वर्णित किया गया है ना। और जो जातक ग्रंथ वगैरह होते हैं, जैसे इसमें मैं आपको बताऊंगा भी कि बौद्ध धर्म जब चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था तो बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान में कभी कभी अंतर रहता है कि कौन से लोग हैं जो महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं। तो महायान हीनयान वाले एक पुरुष मानते हैं, महात्मा बुद्ध एक पुरुष थे, है ना, एक सन्यासी थे, तो इस प्रकार से मानना है। तो जो हीनयान है, तो हीनयान का प्रमुख जो ग्रंथ है वह है कथा वस्तु। अगर हीनयान की हम बात करें तो हीनयान का प्रमुख जो ग्रंथ है वह है कथा वस्तु, और कथा वस्तु में ही गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारियां बताई गई हैं। ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध के जो जीवन की चरित्र हैं, जीवन चरित्र से रिलेटेड जो भी कथाएं हैं वो कथा वस्तु में बताई गई है। फिर अगला है त्रिपिटक। अक्सर आप सुनते रहते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह, क्या सुनते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह जो किया गया है वह आप कहाँ किया गया है, वह त्रिपिटक में किया गया है। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह त्रिपिटक में। त्रिपिटक क्या है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, है ना। बुद्ध के आचार विचार, बुद्ध के जो विनय पिटक है, किस प्रकार से ग्रंथों को विनय पिटक में रखा गया, अनुशासन के बारे में बताया गया, है ना। अन्य जो ग्रंथ बचे उन्हें अभिधम्म पिटक में रखने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से जो इनकी भाषा होती थी त्रिपिटकों की, वो पाली होती थी। पाली भाषा बहुत आसान भाषा थी जो आम जन को भी समझ में आ जाए, इसीलिए गौतम बुद्ध ने अपने चीज़ों में पाली भाषा का प्रयोग किया है, जबकि आगे चलकर महावीर स्वामी प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु, अभी मैं आपको बता ही दिया हूँ, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो साहित्य है जैन लिटरेचर, है ना। तो जैन लिटरेचर, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है ना। जैन लिटरेचर इज कॉल्ड आगम, यानी जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है ना। जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की बात करूं मैं आपको, तो कल्प सूत्र में जानकारी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म की प्रारंभिक जानकारी आपको कहाँ मिलती है, तो कल्प सूत्र में मिलती है, जिसमें 12 अंग बताए गए हैं। जैनिज्म के कितने अंग बताए गए हैं, जैनिज्म के 12 अंग बताए गए हैं। और एक ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो स्वामी महावीर के जीवन के कृत्यों के बारे में पता चलता है कि महावीर का जीवन किस प्रकार था, और यही भगवती सूत्र है जिसमें आपको महाजनपदों के बारे में जानकारी होती है कि किस प्रकार से 16 महाजनपदों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया जैनिज्म के माध्यम से कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि महावीर के जीवन की कृत्यों या अन्य समकालिक संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है, तो आप बताएंगे कि भगवती सूत्र में मिलता है। तो ये रहा आपका बौद्धिज्म और जैनिज्म, जिनके माध्यम से आपको जानकारियां प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं दोस्तों, उनको नोट कर लीजिएगा। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि जो अश्वमेध यज्ञ है, तो कौन सा उपनिषद अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी देता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि बृहदारण्यक उपनिषद, है ना। आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में आपको अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। जो आपका मुंडकोपनिषद है, कौन सा उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद, उसमें आपको सत्यमेव जयते शब्द, जो सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य है आपका, सत्यमेव जयते शब्द जो लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो कठोप उपनिषद है उसमें यम और नचिकेता का उल्लेख किया गया है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ यानी हिस्टोरिकल बुक्स की बातें करते हैं कि किस प्रकार हिस्टोरिकल बुक्स के माध्यम से आपको इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हिस्टोरिकल बुक्स में दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बुक आपकी अर्थशास्त्र। पहली बुक कौन सी है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, इन्हें ही विष्णुगुप्त, इन्हें ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। क्या क्या, चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा।
जो विषय है अर्थशास्त्र की वह हमें मौर्य काल की राजनीतिक, मौर्य काल की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है, यानी किस प्रकार से मौर्य का पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस था, उसकी जानकारी देने वाले ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की अगर हम संरचना की बात करें, इसमें 15 अधिकरण यानी पार्ट्स हैं और लगभग 180 प्रकरण यानी चैप्टर्स हैं। अर्थशास्त्र की जो भाषा है वह भाषा है संस्कृत। यानी अभी पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया था, तो आप बताएंगे कि अर्थशास्त्र की भाषा है संस्कृति। चलिए दूसरा प्रमाणिक ग्रंथ की बात करते हैं। दूसरा प्रमाणिक ग्रंथ है राजतारंगिणी। कौन सा है? राजतारंगिणी आपका दूसरा प्रमाणिक ग्रंथ है। तो राजतारंगिणी की बात करते हैं दोस्तों, तो जो राजतारंगिणी है, तो राजतारंगिणी का जो लेखक है वह लेखक है आपका कल्हड़। कौन है लेखक? कल्हड़ इनके लेखक हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी भी भाषा जो है वह है संस्कृत भाषा। राजतारंगिणी की भाषा कौन सी है? संस्कृत। विषय की बात करें, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ लिखा है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास जो किया गया है वह है कहाँ किया गया है? कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, कल्हड़ नामक पुस्तक में बताया गया है ना, कश्मीर का इतिहास, है ना। बहुत चर्चे में वैसे भी विषय है, जब मैं कश्मीर पढ़ाऊंगा आपको, कश्मीर समस्या भी आपके सिलेबस में है, चीन युद्ध भी आपके सिलेबस में है, तो हाँ मैं ढेर सारी चीज़ों के साथ आपसे मिलूंगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, है ना। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते रहें जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ लेक्चर को सुनकर आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें फिर आपको 1 से 2 बार सुनना पड़ सकता है। इसीलिए रिवीजन के लिए दोस्तों अपनी शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारा रेवा इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमारे कोर्सेज को देखें, MCQ लगाएं, PDF लीजिए, है ना, या PDF का प्रिंट आउट निकलवा के आप लोग रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आगे अगली पुस्तक का नाम है चचनामा, है ना, चचनामा। तो चचनामा के जो लेखक हैं उनका नाम है अली अहमद। क्या नाम है? अली अहमद। चचनामा का लेखक हैं अली अहमद। और चचनामा की जो विषय है अरबों की सिंध विजय। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 712 AD में जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करने आते हैं तो कंप्लीट जानकारी प्रदान होती है सिंध विजय के बारे में। लास्ट में जब मैं बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम किस प्रकार से अंतिम रूप से जब खलीफा के पास जाते हैं तो राजा दाहिर की जो 2 बेटियां रहती हैं उन दोनों बेटियों को बंदी बना के ले जाते हैं। वो दोनों बेटियां अपने कौशल का परिचय देती हैं, है ना। वैसे भी आप देखिए कि जो हमारी भारतीय नारी थी हमेशा अपने कौशल का परिचय दी, हमेशा अपने अच्छे चरित्र का परिचय दी हैं। तो राजा दाहिर की भी 2 बेटियां खलीफा के समक्ष बहुत अच्छा परिचय देती हैं। जब आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि जो इसकी भाषा है ना, चचनामा की भाषा किस में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है ना। तो चचनामा की भाषा फारसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। लेखक कौन है? पाणिनि। विशेषता क्या है इस पुस्तक की? कि संस्कृत व्याकरण का यह प्रथम ग्रंथ है। संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ किसे कहा जाता है? अष्टाध्यायी कहा जाता है। सब्जेक्ट की बात करें तो नॉलेज ऑफ द प्री मौर्यन एंड मौर्यन इरा पॉलिटिकल सिस्टम, यानी मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी आपको अष्टाध्यायी के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि अष्टाध्यायी ही वह पहली पुस्तक है जिसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग अष्टाध्यायी पुस्तक में ही किया गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, है ना। और आगे आते हैं तो देखिए एक पुस्तक का नाम है गार्गी संहिता। क्या नाम है? गार्गी संहिता। लेखक कौन है? कात्यायन है। कौन है इसके लेखक? कात्यायन है। और पहली बात तो यह एक ज्योतिषी ग्रंथ है ना। यह ज्योतिषी ग्रंथ है और इसका विषय क्या है कि भारत में होने वाले यवन आक्रमण, यवन यानी ग्रीक आक्रमण की जानकारी आपको देता है। अगर मैं यवन आक्रमण की चर्चा करूं दोस्तों तो आपको नाम होगा सबसे पहले यवन आक्रमण की मैं बात करूं तो आपके यहाँ 2 प्रकार के राजवंश आए थे, डेमेट्रियस राजवंश और यूकेट्राइड्स राजवंश। यही डेमेट्रियस राजवंश के लोगों ने हमारे यहाँ आक्रमण किया है। डेमेट्रियस यूथेडाइट्स का लड़का था। तो डेमेट्रियस आता है, दारा प्रथम आते हैं, यह हमारे यहाँ भारत में आक्रमण करते हैं। अगर हम सबसे सफल या शक्तिशाली आक्रमणों की बात करें तो आपको याद होगा एक यूनानी यात्री आ रहे हैं दोस्तों यूनान से, है ना, अलेक्जेंडर कैनिंघम, अलेक्जेंडर मैसेडोनियन, है ना। सिकंदर कहा जाता था उनको यूनान में। अपने भारत में उनका एक नाम अलेक्जेंद्र भी मिलता है ना, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये बढ़िया नाम है अलेक्जेंद्र। सिकंदर को ही अलेक्जेंद्र के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सिकंदर का बहुत सफल आक्रमण हुआ, है ना। अंतिम रूप से सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में होती है ना। सिकंदर के घोड़े का नाम बाऊ कैफला था, है ना।
तो ये सब जब आपको सिकंदर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। थोड़ी बहुत जो भी जानकारी हो रही, जो पीडीएफ में नहीं समाई दोस्तों, उसको मैं एक्स्ट्रा भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बताते हुए चल रहा हूँ। एच इट इज जो मुझे याद आ रहा है इस टाइम मैं बताते हुए चल रहा हूँ आपको, तो उसको सुनकर आप लिखते भी जाइए, है ना। पीडीएफ के भरोसे मत बैठिए, सिर्फ पीडीएफ से काम चलने वाला है। पीडीएफ के अतिरिक्त भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा इतिहास से रिलेटेड, उनको आप नोट करिए। वो सब आए हुए क्वेश्चन है ना, हर एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी हमारे इस कोर्स को आराम से देख सकते हैं। जब तक यूट्यूब पे क्लासेस चल रही, यूट्यूब का आनंद उठाइए। जो बच्चे परचेस कर सकते हैं वो परचेस कर लीजिए, है ना। तो किसी भी कोर्स की तैयारी करने वाले, चाहे वो एमपीपीएससी के बच्चे हों, एसएससी के बच्चे हों, एसआई के बच्चे हों, हालांकि यह हमारा कोर्स संविदा वर्ग 2 सोशल साइंस के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है महाभाष्य, जो छठवीं पुस्तक है, आप देख रहे हैं यहाँ महाभाष्य। लेखक की बात करें तो जो महाभाष्य के लेखक हैं, महाभाष्य के लेखक हैं पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि, यानी महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। पुष्यमित्र शुंग वही हैं जो शुंग वंश की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ब्राह्मण राजवंश है, पुरोहित की अपने पुरोहित की सहायता यानी पतंजलि की सहायता से ये अश्वमेध यज्ञ भी करवाते हैं, ठीक है। तो ये पतंजलि को आप ध्यान रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इन्होंने महाभाष्य लिखा है, और महाभाष्य के माध्यम से हमें शुंगों के बारे में जानकारियां प्रदान होती हैं, या शुंगों के बारे में हमें जानकारी प्रदान होती है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका, यहाँ तक महाभाष्य तक मैं बता दिया हूँ। यहाँ तक आप वीडियो को 1 से 2 बार देखते हुए चलिए। अब चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आप थोड़ा सा इसको भी बताने का प्रयास करता हूँ, है ना। इसके बारे में पहले मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, फिर कल की क्लास में इसको और अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो और अच्छे से आपके सामने स्लाइड आएंगी और उन यात्रियों के बारे में आपको बताता चलूंगा। देखिए समझने की बातें हैं कि पहले लिखा यूनानी या रोमन लेखक, है ना, ग्रीक या रोमन राइटर। तो हमारे यहाँ सबसे पहले कौन आए, यूनान से चलकर आने वाले यात्रियों को हमने क्या नाम दे दिया, यूनानी नाम दे दिया, ठीक है। कि यूनानी लेखक हैं, रोमन लेखक हैं। जैसे कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे टेसियस, है ना, ईरान का राज्यवैद हुआ करता था। हेरोडोटस इतिहास के पिता हैं, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्टोरिका इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी है, और बहुत अच्छा इन्होंने भारत और फारस यानी ईरान के संबंध का वर्णन भी किया है, ठीक है। चलिए फिर इसी प्रकार से जो चीन से चलकर आने वाले यात्री होंगे उन्हें हम चीनी लेखक बोलेंगे, जैसे फाहियान। फाहियान के बारे में क्या विशेषता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, है ना। वहाँ की संस्कृतियों के बारे में वर्णन के लगभग 14 वर्षों तक फाहियान भारत में रहे। वैसे यहाँ एक नाम लिखा है, आप देख पा रहे हैं, हेनसांग, है ना। हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में रहे। लगभग ये 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किए थे, है ना, और लगभग 15 वर्षों तक हमारे भारत देश में ये रहे हैं, ठीक है। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी कर रहे थे, है ना। बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए भी आए थे। सीयूकी इनका एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसको जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। फिर इसी प्रकार से आपका अरबी लेखक लिखे हुए हैं कि अरबी राइटर्स के माध्यम से आपको इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे अरबी राइटर में मैं एक नाम बता दूं, जो वहाँ लिखा हुआ है अल बरूनी। क्या लिखा है, अल बरूनी। तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, है ना, और ये तुर्कमेनिस्तान के रहने वाले व्यक्ति थे, है ना। इन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। कौन सी पुस्तक है, किताब उल हिंद, या तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। उस पुस्तक को किताब ए हिंद या तहकीक ए हिंद के भी नाम से जाना जाता है। या उसी पुस्तक का एक नाम दोस्तों और मिलता है, उसी पुस्तक का एक नाम है भारत की खोज। क्या नाम है, उसी पुस्तक का एक नाम है भारत की खोज, है ना। आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है ना। विस्तृत ग्रंथ है, चूंकि अलबरूनी बहुत अच्छे राइटर माने जाते हैं, तो इनका ग्रंथ आप लोगों को देख लेना है। इसी प्रकार से जैसे इब्न बतूता के बारे में फिर आगे आपको जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, रेहला ग्रंथ लिखते हैं, या अन्य जो भी राइटर होंगे उन अन्य राइटरों के बारे में भी, अन्य लेखकों के बारे में मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपकी कल की क्लास रहेगी वो आपकी रहेगी विदेशी यात्रियों के विवरण पर। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, जो आपको मैं पढ़ाया था उसको एक बार रिकैप करिए दोस्तों, याद करिए पुनः कि आपको मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ा चुका, है ना। तो ध्यान रखिए, ये स्लाइड आप देख पा रहे हैं, स्लाइड बहुत ही बेहतरीन बनी है, और जो चीज़ें इधर उधर हो चुकी हैं उनको भी मैं इसमें समाहित करने का प्रयास किया हूँ, है ना। तो किस प्रकार से 2 मिनट में आपका मैं क्विक रिवाइज करा देता हूँ, है ना। तो चलिए, जैसे भारत के नाम से उल्लेख हुआ था कि भारत देश को किस किस नामों से जाना जा रहा है, तो अपने मन में थोड़ा सा बताइए नामकरण से कि भारत देश को भारतवर्ष के नाम से, है ना,
सिंधु नदी के नाम से इसको सिंधु को हिंदू कहा जाने लगा, तो इसका एक नाम हिंदुस्तान भी मिलने लगा, है ना। यूनानियों ने इसे इंडिया के नाम से बताया है। तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा विषय है कि भारत देश को किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आप भारत के व्यक्ति हैं, भारत देश के लोग हैं, तो आप बताइए कि भारत का नाम क्या क्या मिलता है ना। जो हमारे पुराने छात्र होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं कम से कम 10 से 12 नाम उनको बता के रखा हूँ कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो एशिया के लोगों ने भारत को जैसे जम्मू द्वीप कहा है, चीनी यात्रियों ने तियानजू कहा है, ईरानियों ने सिंधु को हिंदू कहा और इस क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान मिलने लगा, ठीक है। और आर्यों की जो निवास स्थली थी उसको ब्रह्मवर्त या आर्यावर्त भी कहा। सिंधु घाटी सभ्यता में इसका नाम मेलुहा मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक या धार्मिक ग्रंथों पे आते हैं। तो धर्म ग्रंथ में मैंने आपको पढ़ाया ऋग्वेद यानी वेदों के बारे में बताया, है ना। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। वेद के बारे में मैंने ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। और जो चारों मिल जाते हैं तो इनका एक नाम पड़ जाता है संहिता। क्या नाम पड़ जाता है? संहिता नाम पड़ जाता है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऋग्वेद में बताया मैंने कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। इंद्र के लिए, अग्नि के लिए मंत्र कितने हैं? पढ़ने वाले व्यक्ति को, पाठनकर्ता को, करने वाले व्यक्ति को उद्गात होत्रा बोला जाता है। क्या बोला? होत्रा। और सामवेद वाले में उद्गाता बोला जाता है। तो ये कल की क्लास में आपको बता दिया था। 9वां मंडल इंपॉर्टेंट है, सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को आप देखते रहिए, चीज़ें हो चुकी थी। सामवेद बता दिया। यजुर्वेद का पाठ करता अर्धवायु कहलाता है, ठीक है। अथर्ववेद में रोग निवारण, जादू टोना, मंत्र संत्र की क्रियाएं हैं वो बताई गई हैं। वेदों को भली बात समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। तो वेदांगों के बारे में कल बता दिया था कि 6 वेदांग होते हैं, है ना। 108 उपनिषद होते हैं, ध्यान रखिएगा, 108 उपनिषद होते हैं, 18 पुराण होते हैं, 6 वेदांग होते हैं, 4 वेद होते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुराण आपको बता ही दिया कि पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा थे, है ना। पुराणों का पाठ पुजारी करते थे, ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें हो चुकी थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आज क्लास यहाँ से स्टार्ट किए थे ब्राह्मण ग्रंथ से, है ना, कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से होते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर, है ना। फिर बताया कि पुरुष के मुक्तः कौन कौन से दोष बताए गए हैं। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है ना। किस स्मृति से आपको गुप्त वंश की जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति के माध्यम से मिलती है। त्रिपिटक की भाषा क्या है? तो त्रिपिटक की भाषा पाली है, ये आपको बता दिया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य को किस नाम जाना जाता है? स्वामी महावीर के जीवन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? राज तारंगणी के लेखक कल्हड़ कहे जाते हैं, जिनकी भाषा संस्कृत है। चशनामा के बारे में बता दिया, गार्गी संहिता, महाभाष्य, है ना। तो कल की क्लास आपकी इस स्लाइड से प्रारंभ होगी, विदेशियों के विवरण से। तो गाइस मुझे समझ में आ रहा है कि आपको क्लासेस बहुत इंटरेस्ट आप लोग ले रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। साथ ही उन सभी ज़रूरतमंद छात्रों तक हमारी लिंक जरूर शेयर करिए जिन छात्रों को पढ़ने की बहुत ज़्यादा नीड है। मध्य प्रदेश के किसी भी गाँव में दूर दराज कोने पर वो छात्र रह रहे हैं और उनको YouTube के माध्यम से अगर मदद मिल सकती तो आप उनका मदद करिए। ऐप में अगर वो परचेस कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, रेवा इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करिए और इस कोर्स को परचेस कर लीजिए। तो हम जब आपसे ऑनलाइन स्टूडियो मिलेंगे तो MCQ के साथ मिलेंगे, आपसे हम लाइव बातें कर सकते हैं, आपके हम डाउट्स ले सकते हैं और उन डाउट्स का सल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से आज की रही हमारी क्लास, है ना। क्लास की लिंक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में जाके बताइए अगर आपको पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कतें महसूस हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है फिर भी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखा करें। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।